गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन पे डिस्कस करेंगे। यानी कि समन्वय का अर्थ, उसकी डेफिनेशंस, उसकी विशेषताएं वगैरह। अगर हम सबसे पहले बात करें समन्वय का अर्थ क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली प्रबंध के लिए संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। समन्वय के अभाव में एक कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे अगर उनमें समन्वय नहीं होगा। एक प्रसिद्ध जो विद्वान है लूथर गुलिक, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात इसके बारे में कही है कि यदि कोई कार्य का विभाजन किए बिना अगर कोई कार्य नहीं हो सकता तो वहाँ समन्वय आवश्यक हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो उसमें जो समन्वय का जो अर्थ है उसमें लिखा गया है, समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एक रूपता या समरूपता स्थापित हो जाती है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। स्टूडेंट्स, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए अगर एक से अधिक व्यक्ति अगर उस कार्य को कर रहे हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना यानी कि समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तभी वह कार्य अधिकतम कुशलता के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान युग में सभी कार्यों में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य को अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। फलतः विभिन्न साधनों एवं मानवीय प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब अगर हम परिभाषाओं की बात करें कि कोऑर्डिनेशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं या किन किन विद्वानों ने दी है, तो सर्वप्रथम हेमेन के शब्दों में हेमेन ने जो कहा है, समन्वय किसी कार्य को यथोचित मात्रा, समय एवं उचित गुण से निष्पादन करने हेतु अधीनस्थों के प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन है ताकि उनके प्रयासों से निर्धारित लक्ष्यों अर्थात उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके या सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। स्टूडेंट्स, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात है इसमें कही है कि अधीनस्थों के प्रयास, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है या जो अधिकारी होते हैं उच्च लेवल के, अगर वो अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन या अच्छा समन्वय करके रखते हैं तो वह उन्हें अपनी बात भी अच्छी तरह से पहुंचा पाते हैं और उनके लक्ष्यों के बारे में उनको बता पाते हैं ताकि वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकें। दूसरे जो विद्वान हैं मैकफार्लैंड, उन्होंने क्या कहा है, समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाता है। यानी कि सामूहिक प्रयास, व्यवस्थित स्वरूप, ये सभी मिलकर एक कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हैं ताकि जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है हेनरी फ्योल। एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। यानी कि एक फर्म का जो बेसिक डेली रूटीन के जो कार्य हैं या उनके जो टारगेट उन्हें दिए जाते हैं उनमें सुविधा हो, यानी कि वो कोई बिना किसी रुकावट के चल सके, उनमें सफलता प्राप्त हो सके और उन सफलता प्राप्त करने के लिए उन सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय कहलाता है। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त
किया जा सके। निष्कर्ष रूप में वह सभी बातें सम्मिलित की गई हैं जो ऊपर जो विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में दी है। सभी का कहने का मतलब यही है कि जो विभाग और उप विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उनको निर्देश या उनके साथ कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन ऐसा किया जाए कि वो अपने प्रयासों में समरूपता ला सकें, संयोजन स्थापित कर सकें और अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अब समन्वय की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वह समन्वय एक सतत प्रक्रिया, यानी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी से कोऑर्डिनेशन कर लिया या समन्वय स्थापित कर लिया तो वो प्रक्रिया पुनः नहीं होगी। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये सभी जगह पाई मतलब होती है, आपके घर में, आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके ऑफिसेस, मतलब सभी जगह जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। समन्वय सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार है, यानी कि प्रबंध के जो कार्य हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, वो सभी कार्य तभी सही ढंग से हो सकते हैं जबकि उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों में समन्वय सही ढंग से हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो समन्वय है वो प्रबंधकीय कार्यों का सार है। अगला पॉइंट है मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का एक ही उद्देश्य होता है कि संस्था के जो उद्देश्य हैं, संस्था का जो कार्य है वो सुचारू रूप से, सुविधा रूप से चलता रहे और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। समन्वय प्रबंधकीय दायित्व एवं जवाबदेही है, तो जो कोऑर्डिनेशन का की जो जिम्मेदारी है वो प्रबंधकीय दायित्व है, यानी कि जो मैनेजरियल या जो टॉप लेवल के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं ये उनका दायित्व है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समन्वय स्वतः नहीं किया जाता, प्रबंधक को करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन एक दो व्यक्तियों में स्वतः ही हो जाएगा। प्रबंधक को विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, विभिन्न उप विभागों के बीच में इसको स्थापित करना पड़ेगा। समन्वय प्रबंधक का पृथक कार्य नहीं है, प्रबंध की आत्मा है, यानी कि समन्वय जो है वो प्रबंध का एक अलग से कोई कार्य नहीं है, ये उसकी आत्मा कह सकते हैं प्रबंध की। क्योंकि अगर यह सही रूप से सुचारू रूप से चलेगा समन्वय, तभी प्रबंध के बाकी के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। समन्वय एवं सहकारिता में अंतर होता है। और लास्ट जो पॉइंट है यह है मानवीय प्रयासों में समरूपता, एक रूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया। मतलब जो मानवीय एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी संस्था में या फर्म में काम कर रहे हैं तो उनमें समरूपता लाना, एक रूपता लाना और उनकी कंटिन्यूसली उनको करते रहने की जो प्रोसेस है उसको हम समन्वय कहते हैं। अब समन्वय के जो प्रकार हैं कि समन्वय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले लंबवत समन्वय तथा क्षैतिज या समतल समन्वय, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। लंबवत समन्वय तब कहा जाता है जबकि समन्वय संगठन के उच्च पदाधिकारियों के अधीनस्थों के बीच किया गया हो। उच्च पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि संगठन के नीचे के स्तरों पर समन्वय स्थापित करें। लंबवत समन्वय करने से यह विश्वास हो जाता है कि सभी स्तरों पर ठीक प्रकार से काम हो रहा है। ऐसा समन्वय अधिकार के प्रत्यायोजन द्वारा किया जाता है, यानी कि जो टॉप लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने कुछ अधिकार अपने अधीनस्थों को देते हैं। दूसरा है क्षैतिज या समतल समन्वय। ये समन्वय तब होता है या तब कहा जाता है जब समन्वय विभिन्न समान स्तर के विभागों में किया जा रहा हो। उदाहरणार्थ उत्पादन, विक्रय, वित्त, कर्मचारी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है तो इसे क्षैतिज समन्वय कहते हैं। सामान्यतः बहुत बड़े संगठनों में क्षैतिज समन्वय ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है कार्यविधिक तथा सारवान समन्वय, प्रोसीडिशल एंड सब्सिटेंटिव कोऑर्डिनेशन। साइमन के अनुसार समन्वय कार्यविधिक तथा सारवान किसी भी प्रकार का हो सकता है। कार्यविधिक समन्वय व्यक्ति के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। दूसरी ओर सारवान समन्वय संस्था की क्रियाओं से संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक स्वचालन यंत्र निर्माण करने वाली संस्था के लिए संगठन का चार्ट कार्यविधिक समन्वय है, जबकि एक कार के इंजन का चित्र एक सारवान समन्वय है।
थर्ड जो कोऑर्डिनेशन है वो है आंतरिक एवं बाह्य, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। समन्वय का आंतरिक एवं बाह्य दो भागों में बांटा जा सकता है। जब संस्था के विभागों, उप विभागों तथा खंडों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है तो इसे आंतरिक समन्वय कहते हैं। आंतरिक समन्वय लंबवत तथा क्षैतिज दोनों ही प्रकार का हो सकता है। दूसरे शब्दों में ये संगठन के सभी स्तरों पर तथा संगठन के विभिन्न समान स्तरों पर किया जा सकता है। और जो एक्सटर्नल जो समन्वय होता है से आशय संस्था तथा बाह्य पक्षों के बीच समन्वय से है। आधुनिक युग में कोई भी व्यावसायिक संस्था बाह्य पक्षों को भूल नहीं सकती। आजकल व्यवसाय सरकार को क्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से प्रभावित होता है। अब अगर हम बात करें समन्वय के सिद्धांत, समन्वय के सिद्धांत में जो पहला जो सिद्धांत है वह प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। प्रथम एवं मुख्य समन्वय का सिद्धांत यह है कि समन्वय उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क से किया जाना चाहिए। विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भली प्रकार आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष क्षैतिज संबंधों यानी कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप तथा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संदेश वाहन से समन्वय करना और भी आसान होता है, यानी कि डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करने से आपके जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज। समन्वय का दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि समन्वय नियोजन एवं नीति निर्धारण करते समय प्रारंभ कर लिया जाना चाहिए, यानी कि अर्ली स्टेज पर ही से प्रारंभ कर लेना चाहिए। अगर एक बार आपने नीति निर्धारण कर लिया और उसके बाद में जब आप किसी पॉलिसीज़ को अपने कर्मचारियों को बताते हैं तो उनमें समझने में भी उन्हें दिक्कत आती है, यानी कि अर्ली स्टेज पर ऐसा कर लेना चाहिए। तीसरा है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। समन्वय का ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होता है। उदाहरणार्थ जैसे कोई ए व्यक्ति है और बी दोनों साथ साथ कार्य करते हैं तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से प्रभावित होता है और ऐसा वो दोनों एक दूसरे से कार्य करते हुए एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। तो उन दोनों के साथ जब वो काम करते हैं तो उन दोनों में एक संबंध स्थापित हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। फिर है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, कंटिन्यूस प्रोसेस। समन्वय का चतुर्थ सिद्धांत ये बताता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात संस्था में समन्वय का कार्य सदैव चलता ही रहना चाहिए। समन्वय को अवसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह तो एक ऐसा कार्य है जिसे समन्वय कार्य को निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो इसका सिद्धांत है फिफ्थ, वो है गतिशीलता का सिद्धांत। आधुनिक गत्यात्मक अवस्था में समन्वय की गतिशीलता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि समन्वय करने की परिस्थितियों एवं तथ्यों में परिवर्तन के साथ साथ समन्वय की तकनीक में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। मतलब अगर टेक्नोलॉजी का अगर कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस अगर व्यवहारिकता में होते हैं तो उनमें कोई ना कोई चेंजेस करते रहना चाहिए, तभी उसमें गतिशीलता बनी रहती है। छठा है समयबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि समन्वय यथा समय पर किया जाना चाहिए। उपयुक्त समय पर किया गया समन्वय प्रयासों की कुशलता में वृद्धि करता है, यानी कि अगर आपने उसको सही समय पर अगर किसी को कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ आ सकती है या उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। अगला है प्रजातंत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये सिद्धांत यह कहता है कि समन्वय प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। तानाशाही तरीके से निर्देश देकर समन्वय नहीं करना चाहिए। तानाशाही तरीकों से निर्देश देकर समन्वय नहीं करना चाहिए ताकि समन्वय में भागीदारी मतलब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। अगला है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय संगठन के सभी हिस्सों अर्थात विभागों, उपविभागों तथा इकाइयों में किया जाना चाहिए। नाइन्थ जो पॉइंट सिद्धांत है वो है संचार व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रभावी समन्वय के लिए संस्था में अच्छी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। लंबवत एवं समतल संचार व्यवस्था हो ताकि लोग ऊपर से नीचे तक अगल बगल के बराबर वाले लोगों से स्वतंत्र रूप से विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान कर सके। ऐसा होने पर समन्वय प्रभावी होगा।
10वां पॉइंट है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत। प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए सहकारी व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना परमावश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय के लिए संस्था के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं अधीनस्थों में सहकारी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे लोगों में आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। तो इन सभी सिद्धांतों को अपनाकर, समन्वय के जो ये सिद्धांत हैं इनको अपनाकर किसी भी संस्था में विभागों और उपविभागों के कर्मचारियों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करके संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।